हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखो, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था डीसी मशीन। आज पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, पहली बार पता है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। और इसी के साथ शुरू करते हैं डीसी जनरेटर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डीसी मशीन के बारे में पढ़े थे। मशीन में आपको मोटर और जनरेटर के जो भी पार्ट है वो एक एक करके आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। आप पहली बार इसी वीडियो को बता रहे हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया और उस पर क्लिक करके आप पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा समझ में आएगा आपको। ये 5-7 नंबर का टॉपिक लगता है 10th क्लास में और भी कंपटीशन एग्जाम में, आईटीआई में, हर जगह ये आपके काम आता है। लोकली आपको पूछ ले कि आप ब्याह शादी में जो भी जनरेटर काम लेते हैं वैसी का एलडीसी का कौन सा है, उसी तरीके से आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज शुरू करते हैं डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या होता है? डीसी जनरेटर एक घूर्णन युक्ति है जो आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन सी में करता है? ये विद्युत ऊर्जा डीसी में परिवर्तन करता है, जिसके लिए आप डीसी जनरेटर कह दिया। एसी उत्पन्न करता है तो आप एसी जनरेटर कह देते हैं, इसको अल्टरनेटर भी बोल देते हैं। एसी उत्पन्न करता तो, और डीसी उत्पन्न करता है इसलिए हम जनरेटर बोल दिया। ठीक है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, इसकी मौलिक आवश्यकताएं क्या होती है, ये किस सिद्धांत पे हले में किस आधार पे काम करता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में, ये कैसे विद्युत भाग को जनरेट करता है इसके बारे में सब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे हम। पूरा वीडियो को देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। देखो, ये क्या है? गुणन युक्ति है, गुणन युक्ति। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं ये क्या है? गुणन युक्ति है। इसके बाद हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ये मेन इसका उद्देश्य है। इसके बाद में इसका काम किस सिद्धांत पे होता है, ये कैसे आपके विद्युत जनरेट करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य विद्युत जनरेट करना ही होता है। और मोटर होती है जो विद्युत खपत करती है, लेकिन जनरेटर होता है वो विद्युत उत्पन्न करता है। इसमें क्या क्या रीजन होता है वो आपको एक एक पूरी डिटेल के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, तो बने रहना। देखो, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हम सिद्धांत। सिद्धांत, सिद्धांत मतलब हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, सिद्धांत को इंग्लिश में कह सकते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद में ये किस सिद्धांत पे काम करता है वो बता देता हूँ। देखो, किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाए, किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाए तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो, एक यहाँ कुंडली है और एक यहाँ आपके लीड है। ठीक है, ये लीड के बार बार आपके कुंडली लपेटी गई है। आपको सबसे पहले विद्युत मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। उसमें आपको बताया गया है कि जो भी आपके इसमें नियम काम करता है वो आपके उसमें समझाया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो ये क्या है? एक लीड के ऊपर हम तार लपेट के और विद्युत चुंबक बना सकते हैं। दो विद्युत चुंबकों के बीच में हम कोई भी पदार्थ रखेंगे तो आपसे गति करना संभव होगा। ठीक है, किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाए, देखो लाइन लिख लेनी, किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाह करवाया जाए तो क्या होता है? उसमें चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चारों ओर
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि धारावाही चालक को घुमाया जाए, मतलब दो चुंबकीय क्षेत्र है और दोनों के बीच में एक साइड को एक और जुड़ल हो गई साइड में, ठीक है, और इन बीच में हम कोई चीज ने विद्युत चालक की चीज ने घुमावा तो आपकी गति कम लाग जाए, तो वही एक आप है चुंबकीय फैराडे को नियम है। ठीक है, ये नियम किसने दिया? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। ये फैराडे नाम का वैज्ञानिक हुआ था, उन्होंने ये नियम दिया था। ठीक है, देखो पहले नियम लिख लो, मैं बता देता हूँ आपको। चुंबकीय क्षेत्र में यदि धारावाही चालक को घुमाया जाए, किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाह करके चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को घुमाया जाए, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को घुमाया जाए तो आपके क्या होगा? वो आपके चालक है जो गति करना शुरू कर देगा, उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो उस चालक में EMF मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। यह आपके किसका नियम है? यह आपके फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये आपके डीसी जनरेटर के सिद्धांत पे कार्य करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अब इसके आगे हम पढ़ लेते हैं मौलिक आवश्यकताएं। डीसी जनरेटर के लिए मौलिक आवश्यकताएं क्या होती है? डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता। ठीक है, डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता क्या होती है? देखो, सबसे पहले तो घुमाने के लिए मैंने दो यहाँ बॉडी बना के लिखी थी, वो आपके स्टेटर हो जाएगी, स्टेटर। उसके बाद में दूसरा आपको घूमने के लिए क्या चाहिएगा? आर्मेचर। इसके बाद में आपको क्या चाहिएगा? डीसी उत्पादन करने के लिए कोई भी मशीन हो वो आपकी एसी उत्पादन करती है, डीसी में चेंज की जाती है शुरू में, तो उसके लिए आपको कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक काम लिया जाता है। इसके बाद में हम कार्बन बूस्ट के माध्यम से आर्मेचर से सप्लाई निकालते हैं देते हैं, तो कार्बन बूस्ट चाहिएगा, कार्बन बूस्ट। इसके बाद में हमारे को क्या जनरेटर है हमारे पास, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सबसे यांत्रिक ऊर्जा है जो आपको चाहिएगी, यांत्रिक ऊर्जा। तो आपको बता दूं सबसे पहले कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि विद्युत ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो तो उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है, नहीं कि इसी को उत्पादन और नष्ट नहीं किया जाता है। यह आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधार पर आपका नियम लागू है, तो इसी नियम के आधारित ये आपका नियम बना है। तो देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, नहीं कि ये जनरेट करता है। विद्युत ऊर्जा को, किसी भी ऊर्जा को जनरेट नहीं किया जाता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ये तो आप मौलिक आवश्यकता है, ये आपके सिद्धांत। इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम के आधारित ये काम करता है। एक तो बाएं हाथ के नियम आधारित काम करता है, ये दाएं हाथ के नियम का आधारित काम करता है। जनरेटर वापस किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो आपको बता दूं, जनरेटर है जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम आधारित काम करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ
दाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है, हाथ के नियम, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है, राइट हैंड रूल, ठीक है। तो इसके बाद राइट हैंड रूल्स में क्या होता है, देखो राइट हैंड रूल में बता देता हूं मैं। ये आपके अंगूठा आ गया, ये आपके राइट हैंड है। राइट हैंड इस तरीके से रखना है, ठीक है। राइट हैंड को इस तरीके से रखना है ताकि अंगूठा क्या दर्शाए, अंगूठा है, जो अंगूठा है चालक के घूर्णन की दिशा दर्शाएंगे। और ये प्रथम अंगुली है, ये आपकी तर्जनी या फोर फिंगर कह सकते हो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी। इसके बाद में ये मध्यमिका है, मध्यमिका आपके मिडिल फिंगर कह सकते हो, उसमें विद्युत वाहक की दिशा दर्शाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये तीनों पे आधारित होता है। और दाएं हाथ का नियम याद रखने का मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो जनरेटर मतलब जनरेटर जे पर आता है, ठीक है। लेकिन दायां हाथ हम याद नहीं रख सकते। दायां हाथ मतलब हमारे खाने वाला, या मारवाड़ी में कह सकते हैं जीवना हाथ, ठीक है। जे पर जनरेटर और जे पर जीवना हाथ, ठीक है। देखो हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ मतलब ये मैंने बताया था, जनरेटर जीवना हाथ, ठीक है। मारवाड़ी में हम कह सकते हैं खाने वाले हाथ को क्या कहते हैं, जीवना हाथ, ठीक है। जे पर जनरेटर, जे पर जीवना, जब भी दायां हाथ याद आए तो याद रख लेना जे पर जीवना, ठीक है। उसके बाद इसको लिख देता हूँ मैं, इसको क्या बोलते हैं, अंगूठा। अंगूठा का कार्य क्या होता है, अंगूठा किसकी दिशा दर्शाता है, चालक के घूर्णन की दिशा। ये आपके 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर इस तरीके से रखना है, ठीक है। इस तरीके से 90 डिग्री पर होना जरूरी है, तभी आप समकोण की स्थिति में दर्शाएगा। तभी आपके तर्जनी, मध्यमिका और अंगूठा परस्पर समकोण स्थिति में होता है, ठीक है। तभी अंगूठा किसकी, अंगूठा को इंग्लिश में थंब बोलते हैं, ठीक है। चालक के घूर्णन की दिशा, चालक के घूर्णन की दिशा, ठीक है। इसके बाद में ये क्या है, ये अंगूठा को थंब कह सकते हैं, ठीक है, थंब। और इसके बाद में तर्जनी, इसको कह सकते हैं हम तर्जनी। तर्जनी को इंग्लिश में कहते हैं फोर फिंगर, ठीक है। फोर फिंगर का कार्य क्या होता है इसका, देखो कार्य लिख लेना। और कार्य ये क्या दर्शाती है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। और ये आपकी कौन सी है, मध्यमिका। ये आपके मध्यमिका मतलब मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर का कार्य क्या होता है, कौन से क्या कार्य करती है, किस दर्शाती है, ठीक है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाती है ये EMF की दिशा, ठीक है। विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाती है, ठीक है। ये आपके फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, जो जनरेटर के लिए लागू होता है। विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए ये आपके फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम होता है, विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये आपको मेन पार्ट का मैंने बता दिया। इसके बाद हम कह सकते हैं, इसके बाद में हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल समीकरण। तो इसको कर देता हूँ मैं साफ, और आगे विद्युत वाहक बल का समीकरण पढ़ लेते हैं, ठीक है। नोट्स बना लेना अच्छी तरीके से, ये मैंने बोला था उसी तरीके से आपको नोट्स बना लेना है, ठीक है।
बहुत काम आएगा ये। अभी लॉकडाउन में स्कूलें भी निकल रही है, 10वीं क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और 10वीं के बाद कोई भी ITI करना चाहता है तो इसी चैनल पर कमेंट करके बता देना। ITI में अच्छी तरीके से पढ़ाई करवाई जा रही है, इसी से बेहतर। अब देखो आगे पढ़ेंगे हम विद्युत वाहकबल समीकरण। विद्युत वाहकबल समीकरण, ठीक है। विद्युत वाहकबल समीकरण पढ़ेंगे हम। तो विद्युत वाहकबल को हम इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये विद्युत वाहकबल समीकरण। विद्युत वाहकबल ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वो बता देता हूँ, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो विद्युत वाहकबल का सूत्र होता है ई। विद्युत वाहकबल को हम ई से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका सूत्र होता है फाई जेड एन बटा 60 गुणा ए बटा 30। आपको आर्मेचर पोलों की संख्या और दी हुई तो समांतर तत्वों की संख्या दी हुई तो आपको ए की लगा देना है, नहीं तो ए की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आपके कौन क्या होता है मैं बता देता हूँ। ई तो आपको पता ही होगा, ई मैंने बता दिया। विद्युत वाहकबल होता है विद्युत वाहकबल, ठीक है। इसका मात्रक होता है वोल्ट ही होता है, ठीक है। इसके बाद में जेड क्या होता है, जेड भी आपको बता दिया होगा। चालकों की संख्या जो जेड होती है, चालकों की संख्या, ठीक है। इसके बाद में हमें एन क्या होता है, एन आपके घूर्णन की संख्या होती है RPM में, घूर्णन की संख्या RPM, ठीक है। इसके बाद में आपने ए क्या होता है, समांतर तत्वों की संख्या, ठीक है। इसके बाद में पी क्या होता है, पोलों की संख्या, ठीक है। यह आपके पी पोलों की संख्या यह आपकी होती है। इसके बाद में हम कोई प्रश्न दे देते हैं, जैसे आपको किसी लेप और वेव वार्म के बारे में मैंने शुरू में डीसी मशीन के बताया था, उसमें बताया था लेप और वेव में क्या होता है वो भी आपको बताया हुआ है। तो किसी लेप वाउंड 8 पोल आर्मेचर में चुंबकीय फ्लक्स 24 मिली वेबर है तथा चालकों की संख्या 480 है। यदि घूर्णन गति 600 RPM हो तो विद्युत वाहकबल ज्ञात करना है। तो इसी तरीके का आपको पसंद आ जाए, ये पसंद है जो स्क्रीन पे एडिटिंग के बाद रह जाता है ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में। मैं अभी यहाँ सोल्व करके बता देता हूँ। देखो आपको सबसे पहले दिया लेप वाउंड, ठीक है, लेप वाउंड, ठीक है। लेप वाउंड दिया तो लेप वाउंड में क्या होता है, मैंने उस वीडियो में बताया था ए बराबर हमेशा क्या होता है, लेप होता है तो ए बराबर पी, मतलब समांतर तत्वों की संख्या और पोलों की संख्या बराबर है। वेव बाउंड आ जाता, वे 2 बार आ गया तो ए बराबर 2, समांतर तत्वों की संख्या के बराबर हमेशा 2 ही रहता है, समांतर तत्वों की संख्या हमेशा 2 ही रहती है। और लेप बाउंड में हमेशा समांतर तत्वों की संख्या और पोलों की संख्या बराबर होती है। तो इसमें लिख देते हैं ए बराबर पी, ठीक है। इसके बाद में पी कितना दिया है प्रश्न में 8, ठीक है। प्रश्न में
8 पोल आर्मेचर में चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल 24 मिली वेबर। ठीक है, तो ए बराबर 8 है तो नहीं, पी बराबर 8 है तो ए बराबर क्या होगा 8 होगा। इसके बाद में हमारे को फाई कितना दिया है, फाई दिया प्रश्न में आपके 24 मिली वेबर, 24 मिली वेबर, या हम कह सकते हैं 24 गुणा 10 की घात -3 वेबर, ये भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको जेड कितना दिया है, जेड जेड क्या है इसमें देखो, तालगों की संख्या कितनी दी है 480, 480 तालगों की संख्या दी है। ठीक है, इसके बाद में दिया आपको एन, एन क्या दिया है, एन दिया आपको प्रश्न में 600 आरपीएम, तो अब ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल। आपको सूत्र लिखा हुआ है पाई जेड एम पी बटा 7 है। ठीक है, याद रखना। अब देखो पाई का मान कितना दिया है, पाई का मान दिया है 24 गुणा 10 की घात -3 गुणा एन कितना दिया है, एन आपको 480 गुणा जेड कितना दिया है, जेड 480 और एन दिया आपको 600 बता, अभी गुणा में ए कितना दिया है, ए आपको 8 दिया है, बटा में आपको 7 गुणा 8, ये पोलों की संख्या कितनी 8 है। तो अब देखो हल करना कैसे है, 8 से 8 कैंसिल, 7 से 600 कैंसिल, कितना होगा 0 से 0 चला जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ और 7 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 10 बटा 1। ठीक है, इसके बाद में 24 गुणा 10 की घात -3 ऊपर है तो नीचे आएगा प्लस हो जाएगा, 24 गुणा 10 की घात 3 को छोड़ दो 480 आगे गुणा 10। ठीक है, बटा में क्या आ जाएगा, बटा में 10 की घात -3 है तो इसको प्लस में 1000 कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 0 से ये कैंसिल। इसके बाद में हम गुणा कर देते 24 और 48 को एक पॉइंट लगा दे लिख देते, कितना आएगा देखो, आपको गुणा कराएंगे तो लगभग 1152 आएगा, आपके ऊपर 1152 आएगा, जिसमें आपकी 1 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पॉइंट लगा देना। ठीक है, ये आपको 115.2 क्या प्राप्त हुआ, वोल्टेज ई बराबर ये आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको इसी तरीके से आपका पसंद आएगा, इसी तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, डीसी जनरेटर कितने भागों का होता है, प्राइम मूवर के आधार पर सबसे आप पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। देखो साथ साथ नोट्स बनाते रहना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। इस तरह की क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। इसके बाद डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, ठीक है, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, पार्ट फर्स्ट में क्या है, प्राइम मूवर के आधार पर देख लेते हैं, दूसरा है उत्तेजना के आधार पर, प्राइम मूवर आधार पर और दूसरा है उत्तेजना के आधार पर, ठीक है, उत्तेजना के आधार पर। इसके बाद प्राइम मूवर के आधार पर क्या होता है, एक नंबर है जो आपके जल टरबाइन, वाष्प टरबाइन और डीजल टरबाइन, ये आपके है तो प्राइम मूवर के आधार पर जल टरबाइन। ठीक है, दूसरा आपके डीजल टरबाइन और तीसरा सी है जो आपके
वाष्प टरबाइन, वाष्प टरबाइन, ठीक है, ये आपके वाष्प टरबाइन। इसके बाद क्या होता है, हम इधर देख लेते हैं उत्तेजना के आधार पर। उत्तेजना के आधार पर कितने प्रकार, दो प्रकार होते हैं। ये हम प्राइमूर के आधार पर शुरू में पढ़ते रहेंगे, वो अलग चैप्टर बनाएगा। इसके बाद हम उत्तेजना के आधार पर पढ़ लेते हैं। उत्तेजना के आधार पर स्व उत्तेजना और प्रत्यक्ष उत्तेजना होता है, दो प्रकार का। स्व उत्तेजना, उत्तेजना वे दूसरा है आपके प्रत्यक्ष उत्तेजना, ठीक है। स्व उत्तेजना और प्रत्यक्ष उत्तेजना दो प्रकार होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्व उत्तेजना का आधार पर। स्व उत्तेजना का आधार पर है वो भी दो प्रकार के होते हैं। ये है स्व उत्तेजना में आपके जो है विद्युत चुंबक के द्वारा उत्तेजना, और दूसरा है स्थायी चुंबक द्वारा उत्तेजना। एक तो विद्युत चुंबक द्वारा है और दूसरा है आपके स्थायी चुंबक द्वारा, स्थायी चुंबक द्वारा, ठीक है। तो अब हम विद्युत चुंबक के आधार पे जितने हैं जो आप पढ़ेंगे, अब विद्युत चुंबक के आधार पे आपके तीन प्रकार के होते हैं। देखो, सबसे पहला है आपके सीरीज जनरेटर, ठीक है, और दूसरा है आपके शंट जनरेटर, ठीक है, और तीसरा है आपके कंपाउंड जनरेटर। ये आपके तीन प्रकार का है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। अब कंपाउंड है जो दो प्रकार का है, एक है कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा है डिफरेंशियल जनरेटर। ये ए है कम्यूटेटिव और दूसरा है आपने डिफरेंशियल जनरेटर, ठीक है। ये दो प्रकार का है। इसके बाद अलग अलग और लेवल कंपाउंड जनरेटर ये आपके होता है, और अंडर, और ये तीन प्रकार के होते हैं। ये आपके लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट होते हैं, ठीक है। ये आपके जनरेटरों का वर्गीकरण है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सीरीज जनरेटर पढ़ेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके दोस्तों।